हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार श्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 जुलाई 2019 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, उसके पूरे 150 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दोस्तों, हमने जो 8 दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, उसके पूरे 150 क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। लगभग 1 घंटे 47 मिनट का है दोस्तों। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जा करके देख लीजिए। बहुत ही आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है दोस्तों। अगर इस पूरे जितने भी हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, अगर इतने को आप पूरे को पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप सीटेट में 100+ स्कोर कर ले जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत फास्टली ख़त्म होगी क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारी 150 क्वेश्चन टोटली कोई नहीं कराता दोस्तों पूरे यूट्यूब पर। दोस्तों, एक ऐसा ही चैनल है जो पूरा 150 क्वेश्चन आपको एक साथ प्रोवाइड करा रहा है, उसका सलूशन सहित। तो चलिए दोस्तों, एक बात और गाइडलाइंस है कि इसका आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जा करके स्टडी टेक्निक के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो भैया, हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है हमको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ले, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया दोस्तों तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको पर्सनली रिप्लाई करके उसको समझा देंगे क्वेश्चन कैसे समझ में आया। मान लीजिए क्वेश्चन हम बहुत फास्ट बता रहे हैं, आपको ना समझ में आए तो दोस्तों। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अर्थात राइट टू एजुकेशन जो है, जो 2009 में पास हुआ है, वो किसकी वकालत करता है? तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की शिक्षा की, या मुख्यधारा शिक्षण की, या एकीकृत शिक्षा की? तो जो अगर हम देखें RTE 2009 या समावेशी शिक्षा जो हमारा है, वो वकालत करता है दोस्तों। उसी की वकालत कौन करता है? RTE 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्या है? डैश या विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कहीं भी दोस्तों समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक क्या चाहिए? वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविध की अनदेखी करे। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देखती है। या चौथा हमारा ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो तुलना को नहीं अधिकतम करे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा क्यों होगा। चलो भैया, आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे कब सीखते हैं दोस्तों? इसका आंसर है तो आप लोग बता ले जाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है। तो अगर देखा जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाए। क्या? कि बच्चे ज़्यादा कब सीखेंगे? जब वो सभी गतिविधियों में क्या होगा? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगर देखा जाए पांचवा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों क्योंकि हम फास्टली थोड़ा चलेंगे। चलो देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं, पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब किसके द्वारा सार्थक अधिगम नहीं होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के द्वारा, निर्देश एवं संचालन के द्वारा, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया के द्वारा। दोस्तों, अन्वेषण मीन्स क्या होता है? किसी चीज के रिसर्च करना है, खोज करना, ठीक, या कंतष्टीकरण या आस्मरण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिया कौन सा नहीं है, ठीक है? तो हम बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करवा सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका वही सही करना, ऑप्शन बताना है। आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, 7वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान को प्रस्तुत करता है?
तो बताओ भैया इसका कौन सा आंसर होगा। देखो लिखा गया है प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम आसक्तता बच्चे क्या होते हैं, धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी होती है। जो सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान बालक क्या होता है, आसानी से विचलित हो सकता है। देखिए 1 का डी और 2 का ए। अब देखिए 1 का डी 2 का ए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि बच्चे की गलतियां क्या होना चाहिए, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्या कि अधिगम में का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आगे देखिए मूल्यांकन को, तो मूल्यांकन को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जो मूल्यांकन हमारा होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग माना जाता है या एक भाग माना जाता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम देखते हैं कि बच्चा हमारा कितना सीखा है, तो उस पर हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अधिगम क्या है, देखिए एक निष्क्रिय व्यतिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया। तो कहीं भी संरचनात्मक दृष्टिकोण जब दिया रहेगा तो उसका हमारा हो जाएगा सामाजिक, कहीं भी आपको कंस्ट्रक्टिव में आ जाएगा मतलब संरचनात्मक आ जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं। देखिए आगे क्या है, जब शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। वे का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक, मतलब जब टीचर समझ जाएगा कि हमारे बच्चे जो है सीख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तभी ना समझ जाएगा बच्चे टीचर की हमारे बच्चे जो है वो सकारात्मक विश्वास है, मतलब वो सीख रहे हैं। चलिए भैया देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब किसी समस्या को समाधान करना है तो उसको किस प्रकार से मोटिवेट करे बच्चों को कि बच्चे जो है उस समस्या का समाधान कर ले जाएं। आगे देखिए ऑप्शन क्या है, पहला वाला, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या दूसरा देखिए पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके। भैया ये दोनों हमारा गलत हो जाएंगे। ठीक, आगे देख लीजिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा दोस्तों सही हो जाएगा, चौथा भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा गया, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह विद्यार्थी जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। तब देखिए स्वपहल मतलब बच्चा अपने से कोई काम कर रहा है, अपने से काम कर रहा है तो होगा अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, हमारा इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो भैया अगले देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। क्या लिखा गया नीचे देखिए, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के
कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। मतलब कुछ लड़के होते हैं नहीं जो हारी मान जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, किसी कार्य को करते हैं नहीं होता है तो सॉरी दोस्तों, तो उनमें आप किस क्यों छोड़ देते हैं, उनमें क्या संभावना होती है, क्या होती है। पहला देखिए ऑप्शन, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। दूसरा देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। या चौथा ऑप्शन देखिए, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आगे देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है सोशलाइजेशन कहाँ सीखता है दोस्तों, परिवार से सीखता है। इसका आंसर सबको पता होगा। आगे देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रस्ताव का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है दोस्तों। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो क्या है देखिए दोस्तों, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। अब देखिए संज्ञानात्मक भी जानते हैं ना आप, मनोविश्लेषणात्मक मतलब जो सोचने के बारे में होगी। देखिए आगे देखिए दूसरा हमारा है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या, कि बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। आगे देखिए जेंडर के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या है जेंडर, क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, या आर्थिक अवधारणा है, या जैविक निर्धारक है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगर यही दे देता है लिंग, दोस्तों कंफ्यूजन हो देखिए देता है जेंडर अगर हो जाएगा तो एक सामाजिक संरचना हो जाएगा, और अगर आपको लिंग दे देगा तो ये क्या हो जाएगी, जैविक संरचना हो जाएगी, जैविक निर्धारक हो जाएगी। तो दोस्तों एक ही शब्द होता है यहाँ, जेंडर इंग्लिश में देखिए जेंडर लिखा रहता है तो हमारा जेंडर हो जाएगा, अगर सेक्स लिखा रहेगा तो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर बदल जाएगा तुरंत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अब देखिए कौन पहचान करता है, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन, शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। चौथा ऑप्शन लिखा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको दिया गया सही कौन सा क्वेश्चन दोस्तों सही है, ऐसा कोई नहीं दिया है, कौन सा क्वेश्चन सही है। देखिए क्या है कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दूसरा हमारा है बुद्ध एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों एवं स्मरण एवं जैसे स्मरण एवं तर्क के शामिल होती है। आगे देखिए तीसरा, बुद्ध बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 30 जो है चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कहते हैं कि बुद्धि बहुआयामी है और बुद्धि के परीक्षणों का पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यता शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो भैया देखते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा गया प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो हमारा हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में दोस्तों देखा जाता है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो अगर आप लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते होंगे तो इनका एक सिद्धांत है कि जो बच्चा हमारा रहता है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा भैया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल जो है किस बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो देखिए क्या है, पहला लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरा विलंबित अनुकरण, तीसरा विचारों में अनुकरण में
क्रमणीयता, या चौथा हमारा है वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए इसका दोस्तों अगर हम देखें तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांट देते हैं दोस्तों। एक हमारा होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, और दूसरा हमारा होता है अंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। अब जो पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है ना, इसकी खोज को इसको ना खोज की अवस्था कहा जाता है। तो इसमें भाषा विकास ज़्यादातर होता है। और जो हमारा दूसरा वाला होता है आंत प्रज्ञ काल में क्या होता है, आंत प्रज्ञ काल में इसमें हमारा मतलब बच्चा सोचने लगता है, सोचने वाला काम होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया 23 नंबर क्वेश्चन पर क्या हमारा है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। आगे देखिए बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को सीखने की क्षमता आनुवंशिकता पर निर्धारित होती है। आगे देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखिए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना होता है। आगे देखिए सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आगे देखिए भैया 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि चालक है दोस्तों, हाँ चालक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए बालक। क्या होना चाहिए, बालक नहीं दोस्तों, चालक ही सही रहेगा। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। किस डैश से किस डैश तक है दोस्तों, एक आप लोग पढ़े होंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा दोस्तों। अपरिष्कृत चालक जिसको कहते हैं स्थूल चालक विकास, और से परिष्कृत चालक विकास जिसको कहते हैं सूक्ष्म चालक विकास, या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। आगे देख लेते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ये आपको सबको पता होगा, हमारा किशोरावस्था कहलाता है। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या बच्चे होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या होते हैं सॉरी दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए लिखा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। हो सकता है सही ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देख लीजिए को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तीसरा देखिए को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों पर प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जाता है, या ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। हमारा इसका जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलो भैया देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने से करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। लय वाइगोत्स्की कहे हैं जो अपने से बात करते हैं, जैसे हमारे कोई बच्चा है अपने से बोल रहा, खुद से सुन रहा है, तो हमारा क्या होता है व्यक्तिगत वार्ता उसको कहते हैं। आगे देखिए भैया 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है। भैया इसको सबको पता है कि भैया औरतें साड़ी पहनेंगी और आदमी क्या होगा धोती कुर्ता कुछ भी पहन सकता है, तो हमारा होता है जेंडर रूढ़वादिता। चलो भैया आगे देख लेते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो जो भी हमारा बच्चा फैमिली सीख कर आता है भैया उनका क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल करके उनका संचयन करना चाहिए या उसकी बात को महत्व देना चाहिए, उसके बात को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आगे देख लेते हैं हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है दोस्तों। 30 नंबर देखिए लिखा गया है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए। चलो एक हिंज नाम का कोई लड़का दवाई चोरी किया, वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन देखिए सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों
सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा हमारा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया, एक हमारा पलटा खत्म हुआ, दूसरा पलटे में हम आ गए हैं मैथ। सीडीपी हमारा खत्म हो गया। अब देखिए मैथ में देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा गया है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। तो भैया कैसे पूरा करेंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों के साधनों का प्रयोग करके। मतलब जैसे मान लीजिए एक लड़का है वो दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए सीडी की व्यवस्था कर करके उसको साउंड से कुछ चीज़ सुनाएंगे तो समझाएंगे हाँ ये चीज़ कैसे होता, तो उस प्रकार से व्यवस्था करके हम कर सकते हैं। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि कक्षा 3 में एक छात्र को ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया है। 16 गुणे 25 बराबर 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये देखिए फिर 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 या 40 गुणे 10 या 400। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। तो ये नियम दोस्तों होता हमारा सहचर्य नियम। ठीक है, अब देखिए एक हम सेशन लेंगे, पूरा आपको करवा देंगे कौन कौन सा सहचर्य नियम होता है। पुनरावृत्ति नियम कौन सा होगा, पुनरावृत्ति योग हमारा ये होता है दोस्तों x + y और इंटू हमारा होता है z, ये हमारा होता है पुनरावृत्ति योग नियम। तो इसको हम पूरा करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आगे देख लीजिए हमारा क्या है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। मतलब प्रारंभिक कक्षा में दोस्तों आपको क्या नहीं सिखाया जाता है, क्या करना नहीं सिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा गया है कि वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण। तो प्रारंभिक कक्षा में दोस्तों हमारा क्या मापन नहीं सिखाया जाता, तो मापन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए संख्याएं कितनी होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक हमारी 10 संख्याएं होती हैं और इनका एक जगह होता है स्पेशल हमारा 3, 2, 1। इनका एक जगह जो अंक पर ये हमारे रखे, जैसे ये इस समय 3 की जगह क्या है 300 है, तो जो हमारे इस अंक पर रखी जाती है संख्या वही हमारा क्या कहलाती है, संख्यांक कहलाती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए 2 कथन आपको दिए गए हैं। क्या है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। देखो भैया यहाँ देख लो, सही है गलत है, किया जाता है। आगे देखो दूसरा हमारा बी वाला ऑप्शन, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक संख्या को भैया, एक संख्यांक मतलब इसके स्थान पर कुछ भी लिख सकते हो, 4, 5, 6 लिख सकते हो ना, तो किया जा सकता है। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो कहीं देखिए लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। कौन सा नहीं भैया, मार्गदर्शन, कंठस्थ, आंकलन, जो है हमारा पंचांतरण। तो कंठस्थ रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए भैया, ये हमारा मैथ में नहीं चल पाता और सब सब्जेक्ट में चल जाता है। आगे देखो भैया 36 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। अब योग पर दिया गया है, जोड़ना है आपको, क्या क्या है पढ़ना है। देखिए क्या क्या लिखा गया है, ए और बी जो 2 कथन दिए गए हैं। लिखा गया ए में एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। चलो कोई बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 1 रुपये 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या होगी। चलो भैया क्या होगी, निम्नलिखित में से सही कथन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो देख लेते हैं क्या है कि हमारा देखो पहला वाला कथन है कि ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए दोनों ही योग समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही योग संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन को प्रदर्शित करता है। तो समुच्चय लोग आप लोग जानते होंगे, अगर दोस्तों हम 3rd सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़ाए थे, अगर वहाँ से आप लोग पढ़े होंगे समझ गए होंगे। समुच्चय के बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पर डिटेल बताए थे। समुच्चय मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का समूह होता है, तो यहाँ पर एप्पल का समूह है, तो एप्पल का समूह हो जाएगा तो ए की योग का समुच्चय हो जाएगा, इसके बाद बी की योग का संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। और भैया देखते हैं हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कौन सा कथन सही है, पहचानिए। पहला कथन लिखा गया, आयत के संरक्षण की समग्र समझ द्रव्यमान की समझ से पहले आती है।
ऐसी कोई बात हो सकता है क्या? आयतन की समझ की है, तो बच्चों में आयतन की समझ पहले आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण के पहले आती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिए, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। अब देखिए चौथा देख लीजिए क्या है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण के पहले आती है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आगे देखिए, अगर हम देखें 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है क्या, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। चलो व्यवस्थित करें। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया गया है, किस गणितीय अवधारणा से ये हमारा हल होगा, या क्या क्या इसमें बच्चा सीखेगा? तो इसमें बच्चा दोस्तों सीखेगा, देखो आयतन तो हमारे किस में आयतन होता है बताओ? टाइल में। टाइल हमारा क्या एक बहुत होगी वर्गाकार या आयताकार होगी, तो आयतन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तीनों हमारा पहला वाला ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, गुणनखंड एवं हमारा परिमाप की अवधारणा हमारा यहाँ से विकसित होगा। चलो भैया देखते हैं आगे, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा गया, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, मतलब किस समस्या से हम जो है प्रश्न हल कर सकते हैं, कौन सा कौशल है? देखिए पहला हमारा देख लीजिए, क्या चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना तो बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूपण देखना, कंठस्थ करना, बिल्कुल नहीं करना। देखिए यहाँ पर भी कंठस्थ करना नहीं करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं है एग्जाम में तो आप एलिमिनेशन लगाइएगा, देखिएगा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तीसरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लगाएंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन अगर ऐसे भी आपके आ जाएंगे, आपको ऐसे कर ले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वान हेले के स्तर किस प्रकार की विकास की संरचनाओं का वर्णन करते हैं दोस्तों? इसका नाम है ज्यामितीय चिंतन की अवधारणा अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में का गणित पाठ्यक्रम, ठीक है, तो आप बताइए क्या होना चाहिए? कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रभावी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया, हमारा क्या लिखा गया है, 42 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 0.2 इक्वल टू, बीच में गुणा है दोनों का, तो इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो शिक्षण अधिगम साधन जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? इसके लिए ग्राफ पेपर सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा इसको पहचानने के लिए। आगे देख लेते हैं, हमारा है दोस्तों, आगे हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रभावशाली योजना नहीं है? इसमें से ध्यान देना, ये ध्यान देना, कभी गलती मत करना भैया। ऐसे क्वेश्चन में लिखा गया है, पहला हमारा देखिए, विद्यार्थियों में त्रुटि को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, मुख्यतः सामूहिक संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना किया जाए कि यंत्रवत रटने, भैया रटना नहीं है। अब देखिए कुछ लोग क्या आएंगे 43 नंबर में कंफ्यूज होंगे, हमारा दूसरा कि ऐसे कार्यों की भी कल्पना की जाए कि जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो। यहाँ लिखा गया अभिकल्पना, और यहाँ देखिए लिखा गया तीसरा मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है 43 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भैया ऐसे ही समझते रहो। अगर बोर हो रहे हो, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, आप देखते देखते बोर हो गए हो, तो वीडियो को भैया पॉज कर लो, जाओ 2-4 मिनट टहल लो, उसके बाद आओ वीडियो देखो। लेकिन 150 क्वेश्चन को देख लो भैया, 150 क्वेश्चन जितने पढ़ा रहे हैं देख लो, रामबाण आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा गया? गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखो दिया है नहीं है।
अब नई निगेटिव सेंटेंस खोज लो कौन सा है। क्या है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, या छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, या प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, या हमारा चौथा है कि एक ही संकल्पना के विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। चलो भैया 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं तथा 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी खेलने के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने शतरंज खेलते हैं। चलो भैया देख लेते हैं, शतरंज के बारे में पूछा गया है तो भैया पहले देख लेते हैं। वॉलीबॉल हमारा खेलते हैं 160 और यहाँ देखो वॉलीबॉल कितना खेलते हैं 1/4, तो 1/4 का मान हमारा हो जाएगा 160, तो 1 का मान हमारा हो जाएगा 160 गुणे 4 मतलब 640। इसका मतलब है 640 बच्चे हमारे क्लास में थे। ठीक है, अब क्लास में 640 बच्चे थे। अब देखिए क्या कहा गया है कि बैडमिंटन वाले आपके आ गए कितना 160 दिया गया है, 108 1/8 टेनिस खेलते हैं, 8 से काट दीजिए 80 बच्चे जो है हमारे क्या खेलते हैं टेनिस खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया 1/16 शतरंज खेलते हैं, तो मतलब 16 से काट देंगे 16 चौको 64 मतलब 40 बच्चे क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। लिखा और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, अब वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं 160 तो हो गए खेल रहे, सबको जोड़ लीजिए 160 में 40 जोड़िए 200 और 280 जोड़ लीजिए, कितना हमारा आ गया टोटल आ गया 280, तो 280 छात्र हमारे हो गए कितना। ठीक है, ये हमारे टहलने घूमने वाले। ठीक है, तो अब दिया गया है कि तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो दोस्तों शतरंज का तो हमने निकाल लिया है 1/16 शतरंज खेलते थे तो 40 छात्र हो जाएंगे। देखिए 40 आंसर दिया है। चलिए तो हमने सोचा कि आपका डिफरेंस दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को जो भी पूछे आप आराम से निकाल ले जाएंगे। तो क्लियर हो गया ना। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लिखा है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो चतुर्थांश निकालने के लिए क्या करिएगा, आपको 1/4 से भाग देना है। तो 18 को अगर 3/4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको चेंज कर लिया 18 चौक 72 72 3 75/4 ये हो जाएगा ना 75/4 और भागे 1/4 ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 75/4 गुणे 4/1। ये एक से कुछ नहीं कटेगा, 4 4 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 75। सॉरी दोस्तों, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। कैसे किया गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी, मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, सबसे बड़ी 8 होती है। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे बड़ी लिख सकते हैं, इसके बाद हमारा 7 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या 4, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, सबको जोड़े 3 2 5 आ जाएगा, 6 4 10 आ गया, 8 7 15 1 16 1605 हमारा आंसर यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो निकाल लेंगे ना। ऐसे क्वेश्चन में जानते कैसे करिएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 हो गई, उससे छोटी संख्या 7 हो गई, उससे छोटी संख्या 6 हो गई, उससे छोटी संख्या 4 हो गई, उससे छोटी संख्या 3 हो गई, उससे छोटी संख्या 2 हो गई। अब इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा, आप निकाल लेंगे आंसर। चलो आगे देख लेते हैं हमारा क्या है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं कि पत्र का भार हमारा 200 ग्राम या उससे कम, 5 रुपया अतिरिक्त 20 ग्राम, सॉरी 220 ग्राम लिखा है। आगे लिखा है हमारा प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम पर 2 रुपया लगता है। पार्सल के लिए 50 ग्राम या उससे कम भार में 5 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम भार के लिए 3 रुपया दोस्तों। लिखा गया है दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम व 300 ग्राम भार और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार भेजना चाहती है, तो उसे कितना शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा ही बताइए, देखो समझते हैं। आप देखो समझाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है 250 ग्राम का पार्सल होगा, तो भैया पहले का 50 ग्राम का उसको 5 रुपया देना पड़ेगा, तो पहले 50 ग्राम का 5 रुपया दे दी। ठीक है, अब कितने ग्राम बचे, आपको 200 ग्राम बचे हैं।
अब इस 200 ग्राम का पैसा देखिए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया है? ये समझ में आया ना? तो यहाँ पर अगर 50 ग्राम का देखेंगे तो 4 निकलेंगे, और एक का 5 रुपया लिखे, 4 पंचे 20, यहाँ से 20 रुपया इसको मिला और 5 रुपया इसको, टोटल कितना हो गया? 25 रुपया। ठीक है, 25 रुपया हुआ ना, मतलब जो 250 ग्राम का पार्सल था, इसको हमारा देने का कितना पैसा आया? 25 रुपया। क्लियर आ गया यहाँ तक दोस्तों? क्लियर आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से क्या है सॉरी दोस्तों, ये गलत हुआ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि 50 ग्राम वाले पर कितना हमारा 5 रुपया है, और उससे अधिक वाले पर, उससे अधिक हमारा कितना था? 200 ग्राम था। ठीक है, तो एक हमारा दिया है कि यहाँ देखिए दिया 50 ग्राम से अधिक पर 3 रुपया, इस पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो अगर देखेंगे 3 चौके 12 5 70 रुपया हमारा टोटल लग जाएगा दोस्तों इस पर, इसका खर्चा हमारा किसका? 250 का। कैसे? देखिए क्योंकि यहाँ 50 ग्राम पर देखेंगे, क्योंकि एक हमारा 5 रुपया हो गया है, और 50 ग्राम पर देखेंगे तो कितना? 200 में 4 4 आएगा, 50 50 50 50, एक पे 3। ठीक है, एक पे 3 एक पे 3 एक पे 3, तो 3 चौके 12, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 70 रुपया। इसी प्रकार से दोस्तों हम 300 ग्राम वाले पर निकाल लेंगे, ठीक, और भार वाले पर भी निकाल लेंगे, और हमारा आंसर जो दोस्तों आ जाएगा, आपका आंसर अगर इसका देखा जाए तो आ जाएगा दोस्तों 49। इसका आंसर दोस्तों कैसे आ जाएगा? 49। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो बताइएगा, हम इसको अलग से एक किसी वीडियो में आपको करा देंगे कंप्लीट। आगे देखिए 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वह 50 में घटा दी जाती है। चलो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ो x, ठीक है, और 50 में से फिर घटा दो। ठीक है, 50 माइनस एक्स दिया गया है कि प्राप्त हुई संख्या दोनों संख्याओं का जोड़ है। ये हमारा x माइनस था, ये इससे कट गया, इससे कट गया, 50 50 100, हमारा आंसर आ जाए कितना? 100। दोस्तों जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना आप कर लीजिएगा, संख्या को x मान लीजिएगा, आपका आंसर फटक से आ जाएगा। कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन था। आगे देखिए दिया है नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्टेशन दिया है, आगमन दिया, प्रस्थान दिया। नई दिल्ली से हमारा ये निकलती है, चलो भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई जाती है, समाप्ति होती है। दिखा गया यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कथन सही है देखना पड़ेगा। लिखा गया है कि पहला, नागपुर से चेन्नई यात्रा करने का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। आगे देखिए, दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है, या भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। चौथा ऑप्शन देखिए, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा करने का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। तो दोस्तों पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा पहला सही है, दूसरा सही कौन सही है। तो देखा चेन्नई से नागपुर से चेन्नई, नागपुर यहाँ है और यहाँ पर चेन्नई है। ठीक है, तो हमारा 5 बजे शाम को चली है, और फिर शाम में नहीं दोस्तों, सुबह 5 बजे चली है, सुबह 5:35 चली है। ठीक है, तो अब शाम को 5:35 पे कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 3 8 3 घंटा। तो अगर देखा जाए 12 घंटा ये प्लस 3 घंटा ये, तो 15 घंटा ट्रेन चली होगी। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 15 घंटा कहीं दिया है? कहीं नहीं दिया भैया, एक ही जगह दिया, यहाँ पर हमारा ऑप्शन और फर्स्ट सही हो जाएगा। इसको थोड़ा दोस्तों अगर आप पूरा कैलकुलेशन करने नहीं आता, बस आप पॉइंट निकाल लेंगे तो भी आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। आगे देखिए हमारे क्या नंबर क्वेश्चन क्या भैया, ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन एक बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित करती हैं? किसको अवरोही क्रम में रखा गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ लोग कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए संख्या किधर गई भैया, संख्या दे रही है और वही में देखा जाए सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी, इससे छोटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए हमारा 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू मिला दिया। इस मिश्रण को बराबर दर्जन में पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ठीक है, मतलब आप सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 5300 ग्राम। ठीक है, यहाँ 2100 ग्राम आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा
2.2 या 2200 सबको जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ हमारा होगा 3 3 6 और डबल 0 और 2 2 4 4 5 9, 9600 हमारा आ जाएगा आंसर। और 9600 में दोस्तों हम भाग देंगे किसमें देखिए दिया है दो दर्जन की पैकेट, दर्जन पैकेट का मतलब होता है 24 पैकेट, 24 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 का 96, हमारा आ जाएगा 400 का आंसर। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 400 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक बीकर का एक 3/7 भाग खाली, बड़ा इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है। ऐसे बीकर है एक ठू, इसका 3 भाग जो है भरा है और पूरा 7 अगर था तो 3 भाग भरा है और 4 भाग खाली है। देखो 3 भाग 4 खाली है। आगे देखा बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। अब यह हमारा इसमें अपना काम इसमें देखिए इतना है, ये पानी भरा है यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ दिया गया है कि बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। यहाँ तक पानी भरा है, अगर इतना पानी भरा जाएगा तो इस 4 के बराबर भरा जाएगा, तो 16 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर के। आगे दी गया है बीकर की धारिता, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये आंसर आपको समझ में आ गया ना। आगे देख लेते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 में मोबाइल खरीदने में कितने सप्ताह लग जाएंगे। तो सबको जोड़ लीजिए भैया, 50 रुपया पाती है यार, इसको अपने जोड़ सकते हो, सबको जोड़ घटा लो। 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपये में 80 रुपये, 180 रुपये, 180 रुपया पैसा बचा रहे थे, 180 रुपये में से 60 रुपये खर्चा कर देते, 120 रुपये बचा। 120 से हम भाग देंगे किसमें 59 और 50 में, तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 35 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों थोड़ा इसको जोड़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम अच्छे से आपको समझा देंगे। आगे देख लीजिए हमारा क्या है कि मैं कौन हूँ। लिखा गया मैं कौन हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मेरे 3 4 6 7 गुणा जाए, मैं केवल 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड किसके होते हैं देख लो, पहले गुणनखंड है देख लो, इनमें से किसके होते हैं। तो 9 गुणनखंड सिर्फ 36 के होते हैं, तो हमारा 36 का सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर ये नहीं दिया होता तो भी आप आंसर कर ले जाते, एक क्वेश्चन कठिन नहीं था, सम संख्या यहाँ पर दिया था, कई हिंट दिया था दोस्तों। चलो बात देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा की दुगुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने होगा। भुजा जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा तो 4 गुणे 10 बराबर हमारा हो जाएगा 40। अगर हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 4 गुणे 20 बराबर 80, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 80। तो क्या हो जाएगा हमारा परिमाप देखिए 40 का दुगुना होगा, दुगुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों को में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं शामिल है, तो हमारा हो जाएगा x। आगे देखिए यदि 111 A111 के आधार पर 2 बराबर डैश डैश आधार पर 10 मतलब इन बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। इसके स्थान पर दोस्तों संख्या होगी 27। कैसे लगता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बस बहुत आसान है। आपको ऐसे लिखिएगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ठीक है। आप देखिए जहाँ पर हमारा 0 कहीं अगर संख्या 0 होगी तो उसको 0 कर दीजिएगा, जो भी हमारा बच्चे का आंसर लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 27 आंसर। चलो आगे देख लेते हैं हमारा क्या है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित प्रक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्या पहला देखिए चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ को देकर के उसमें चतुर्थांशों को बांटना, चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र करने वाले चित्र दिखाना। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए पहला हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले काम हमारा ये वाला होगा, बी वाला होगा। इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे पहले बी वाला, तो हमारा बी वाला देख लीजिए कहाँ है, ये सबसे पहले बी वाला, फिर सी वाला, फिर ए वाला हमारा सही आंसर
हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। आप देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथ का देखिए क्या है कि 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे यहाँ पर x मान लीजिए, तो x पर क्या आ जाएगी। अगर काटेंगे यहाँ पर तो x का मान दोस्तों इसको ले जाएंगे इधर, काटेंगे 36 गुना 72, 2 चौके 8 आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, 2 से इसको 28 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो इस पर हल करने का मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया आपका 14। अब 14 के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया देखिए। पहला देखिए ए वाला कि ए 7 का गुणज है, बिल्कुल सही है। आवाज़ संख्या है नहीं, 10 से कम है सही, सम संख्या सही, 56 गुणांक है सही। तो ए बी को छोड़ करके सब कुछ सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें ये अगर देखा जाए तो इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। ये तो क्वेश्चन आसान है, कर ले जाएंगे ना। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, हम इसको और बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने समझ गए होंगे क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि सही है, सभी आंसर सही हो जा रहा है। तो ए तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, आज से देखेंगे ए हो जाएगा, और देखिए डी भी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बी तो हमारा नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए ए डी ई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी वाला। देखिए 10 17 से कम है और ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ए डी ई हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पूरे मैथ कंप्लीट हो गए। तो अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण। दोस्तों चलिए हम पर्यावरण का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यहाँ कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 3 कारण दिए गए हैं, 4 कारण दिए गए दोस्तों। तो चारों में से देखना है कौन सा कारण है कुओं के सूखने का मेन रीजन। तो देखिए ए वाला कारण हमारा क्या है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, बिल्कुल सही है। बी वाला देखिए कि पेड़ों कुओं के और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, बिल्कुल सही है। सी वाला देखिए कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डी का देखिए कि भूमिगत पानी को सींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लग गए हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ए बी डी हमारा सही हो जाएगा। तो मिला लीजिए ए बी डी कौन सही है। तो ए बी डी देखेंगे तो हमारा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो भैया देखो 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। इसका मतलब है ये है कि जो हमारा 3 से लेकर के 5 तक हमारा पर्यावरण अध्ययन का पुस्तक है उसमें देखिए ये नहीं कहा गया कि ये विज्ञान का एरिया है या सामाजिक विज्ञान का एरिया, दोनों को मिक्स करके रखा गया है। दोनों को अलग अलग क्यों नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दूसरा देखिए यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। आगे चौथा ऑप्शन देखिए, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो अगर सही से देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि बच्चे शुरू में प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को नहीं समझते, वो समझते हैं कि उनके परिवेश में क्या चीज़ दिखती है उसको वो पर्यावरण के तौर पर देखेंगे। चलिए आगे देखिए हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आबू धाबी। आबू धाबी में क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन बना है पेट्रोल का जो दाम होता है वो पानी से क्या होता है, सस्ता होता है। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आबू धाबी में जो है खजूर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों हाँ, आबू धाबी के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, जो है आबू धाबी। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों।
अब देखिए पर्यावरण में हमारा क्या है, थीम है, विषय नहीं दिए गए हैं, वहाँ पर थीम दे दिया गया है। 6 थीम हमारे दिए गए हैं अगर देखा जाए पर्यावरण में दोस्तों। तो 6 थीमों का अगर नाम हम बताएं आपको, तो 6 थीम में पहला थीम हमारा होता है परिवार एवं मित्र, दूसरा हमारा होता है भोजन, तीसरा हमारा होता है पानी, और चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठवां हमारा होता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीमों पर हमारा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इन थीमों को प्रस्तावित क्यों किया गया है, इसका आंसर आपको बताना। देखिए पहला हमारा देखिए ऑप्शन क्या लिखा गया है, बच्चों को परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। आगे देखिए दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। आगे देखिए उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे हमारा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए आंसर हमारा सेकंड वाला देखिए क्या लिखा गया है कि बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए हमारे थीम बनाए गए हैं दोस्तों। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। बता चुके हैं 6 थीम कौन से हैं। पहला थीम हमारा है परिवार एवं मित्र, दूसरा हमारा है भोजन, तीसरा हमारा है पानी, चौथा हमारा है आवास, पांचवा है दोस्तों यात्रा, छठा हमारा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इनमें से एक चीज आपको नहीं मिला होगा, काम और खेल, ये परिवार और मित्र के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, परिवार और मित्र के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे। चलो हमारे देखते हैं हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सच है। 1 और 2 में मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, क्या ये सही है। दूसरा देखिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देख लिए कक्षा 1 और 2 के विषय में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, या पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का भाषा के द्वारा संपादन होता है। तो अब बताइए ये इसका देखिए 66 का हमारा कौन सही हो जाएगा। 66 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों, जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा ज्ञान होता है वो किसके द्वारा देने के लिए कहता है, गणित और जो है उनका भाषा है, गणित और भाषा के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान देने के लिए कहता है। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में कौन सा महत्वपूर्ण है, देखिए बताइए क्या है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, हमारा ये सही है या गलत है, बताइए इसका क्या है। आगे देखिए तीसरा हमारा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर खींचना, ये सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय से ज्ञान से संबंधित करना, तो अगर देखेंगे दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हमारा ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखेंगे तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सी या डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक जरूर करके जाना, लाइक बिना किए मत जाना। चलो भैया आगे देखते हैं। आगे हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। बच्चों को किस प्रकार से सबसे अच्छे से जोड़ सकते हैं, तो सबसे अच्छे से जोड़ने के लिए दोस्तों हमारा होता है किस्से कहानियां। आप लोग इसका आंसर आसानी से कर ले जाएंगे। आगे देखो भैया, अगर आप बोर हो गए हो तो वीडियो को इसको रोक करके पॉज करके 2-4 मिनट जा करके घूम लीजिए, घूम के आकर के दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। कौन सा सच नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। आपको आंसर देना निगेटिव सेंटेंस कौन था, बिल्कुल सही है ये हमारा। अगर देखा जाए तो ये आंसर होगा नहीं। आगे देखिए हमारा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, भैया किसी चीज को रटवाना नहीं आपको बच्चे को, तो ये हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, जो निगेटिव सेंटेंस उसी को हमको सही करना है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो भैया 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा गया है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। अच्छा चलो, तो क्या है क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन
करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करता है संचालन। पहला ये वाला ऑप्शन देखिए कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए करता है, ठीक है, कि क्या हमारा बच्चों को खोजने के अवसर करने के लिए करता है, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए करता है, या बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करने के लिए। भैया विभेद करने के लिए तो नहीं कर सकता। ये तीनों ऑप्शन हमारा ए बी सी सही हो जाएंगे। तो मिला लीजिए किसी में हमारा ए बी सी आंसर दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे तो आप 100+ आराम से स्कोर कर ले जाएंगे, अगर आप तक अभी कुछ नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं, लास्ट में आपको बताएंगे, वो वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में बताएंगे। देखिए क्या हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों क्यों करना चाहिए भैया। देखिए ए वाला हमारा ऑप्शन है, ए वाला विकल्प देखिए क्या है, कथन है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक स्रोत नहीं है। बी वाला देखिए, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। और देखिए सी वाला देखिए, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि से को जानने का अवसर करेगा, बिल्कुल सही है। और हम देखें अगर हमारा डी वाला ऑप्शन कि यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो बताइए हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, डी वाला सही होगा। ए देखिए दोस्तों, हमारा इसमें देखा जाए तो हमारा अगर देखें तो हमारा सही हो जाएगा ए, बी और सी। देखिए क्योंकि ए भी सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा और इसका सी सही हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे हमारा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 72 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, देखा जाए तो हमारा समझ में आए, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये याद करना दिया है, याद नहीं कर सकते, कोई चीज़ को याद करने के लिए हम जोर नहीं दे सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलो हम 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, या स्व आकलन क्या है, मतलब पर्यावरण अध्ययन बच्चे सीख रहे हैं तो बोला जाए हाँ आपने सीखा आपने बताइए, तो क्या फायदा होगा, सीखने के समान आकलन, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या हमारा CCE। तो ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा सीखने के समान आकलन, हमारा इसका ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों हम इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों बहुत शॉर्ट में ही हम इसका जो है कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। चलो क्या प्रयोग करता है कि शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, मतलब बच्चों का समूह क्यों बनाता है भैया, खाना पर प्रयोग करने के लिए क्यों समूह बना रहा है, उसका आपको आंसर देना है। देखिए ए वाला हमारा कथन है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है भैया, करता है। आगे देखिए बी वाला कि यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, बिल्कुल सही करता है। सी वाला देखिए समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो हमारा सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं उद्देश्य बताइए। पहला देखिए परिवेशी मुद्दों पर अपनी जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों को जोड़ना, ये सही हो जाएगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही हमारा गलत होगा, और जो गलत है उसी को बताना कौन सा नहीं है। आगे देखिए बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये सही है। तो हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है उसी को पूछा गया, तो हमारा आज का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने द्वारा होता है। क्या होता है, अवलोकन एवं अभिलेखन, बिल्कुल होता है।
ठीक है, अभिव्यक्ति भी होती है, विश्लेषण भी होता है, लेकिन बच्चे प्रयोग चित्र पर चित्र देखकर थोड़ी ना प्रयोग करेंगे। तो हमारा इसका ABC आंसर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या हमारा लिखित प्रश्न। अगर रेटिंग देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ी सही होता है, हमारा क्या होता है? अवलोकन। तो मतलब जैसे किसी बच्चे को अगर बारे में उसके बारे में अगर आप बताएंगे कि बच्चा कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में आप देख कर बताएंगे कि हाँ क्या बच्चा क्या किस प्रकार से का मतलब वर्क कर रहा है, या अच्छा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो इसका हमारा हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भैया कौन कौन सा पद्धति दिया है देख लेते हैं। एक फसल के काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। और देखिए झूम की खेती कहाँ पर होता है? मेघालय साइड में होता है, या हमारा पूर्वी भारत में होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। आगे देखिए इस जगह पर जो बांस या खरपतवार जंगल में आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। गलत, उखाड़ कर नहीं दोस्तों, काट कर जला देते हैं। आगे देखिए खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में काम में लाते हैं। गलत हो जाएगा। आगे देखिए जब इस जमीन की बारी आती है बीज छिड़कने से पहले गहरा खोदा जाता है। तो ये हमारा BCD हमारा गलत हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए वाला देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये खेती आपके मेघालय में होती है, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में आपकी खेती ये झूम की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए तो हमारा लिखा गया है 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपनी घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये अगर देखा जाए तो हमारा किस प्रदेश का भाग है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का भाग है। ये जम्मू कश्मीर में अगर स्पेसिफिक जगह आपसे पूछा जाएगा तो ये लद्दाख में ऐसे हमारा घर बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो जो रात में जगते हैं जानवर वो देखते हैं हमारा काला और सफेद, अर्थात उनकी दुनिया क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट होती है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। अब सही कारणों को चुनिए, क्या कारण है, किस लिए जो है केंचुओं किसान का मित्र कहा जाता है। ये वाला देखिए हमारा है, केंचुए मृत पक्षियों और पौधों को खाते हैं, इससे इनके मल से जमीन उपजाऊ होती, बिल्कुल सही है। केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती, बिल्कुल गलत है। केंचुए जमीन में एक छेद बनाते हैं जिससे जमीन की पोली हो जाती, सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका A, B और D आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर देखा जाए दोस्तों ACD या CDA ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए कि आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रांज की चीजें उगाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सबसे सही कथन क्या है बताइए? इसका चारों ऑप्शन में से क्या है? पहला वाला ऑप्शन, यह पीतल, ब्रांज और तांबे कॉपर का मिश्रण होता है। तो अगर हम कांसे के बारे में देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा किसका मिश्रण होता है दोस्तों? कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 82 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ये काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। चलो भैया आगे देख लेते हैं हमारा नारियल 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उपला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये प्रिय भोजन आपका है दोस्तों केरला का। ठीक, आगे देख लीजिए केरला में क्योंकि टैपिकोआ बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब इसको आपको चुनना है, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें जो हमारा सही होगा दोस्तों होली, रक्षाबंधन और
गुरु नानक जन्म दिवस हमारा क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। ये क्वेश्चन आपको लिए आसान है, विशेष कठिन नहीं है। अब देखिए हमारा मैप से क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित। अगर आपको मैप पता होगा ना तो आप तुरंत आंसर दे ले जाएंगे। आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। भैया ये हमारा जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल हमारा बंगाल की खाड़ी पर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये भी पश्चिम बंगाल खाड़ी पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है। 4 हमारा कर्नाटक, केरल, गुजरात हमारा क्या है, अरब सागर के तट पर पाए जाने वाले राज्य हैं। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अगर आप देखेंगे मैप में तो झारखंड हमारे उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों इसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा। मैप जरूर आप लोग एक मैप का चाहे तो फोटो उसका डाउनलोड मोबाइल में कर लीजिए, चाहे तो एक रूम में मैप चिपका लीजिए, लेकिन मैप को आप लोग डेली देखते रहिए। मैप से 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से, 2 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों, और फ्री में नंबर मिल जाएगा आपको। चलो आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। तो कोयला नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली, अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम कई बार बताए हैं दोस्तों, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। आपको चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय दिया है, दूरी हमको यहाँ दिया, समय अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 30 तारीख को वो बंदा हमारा 9:45 पर चला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और ये दिया है 7:15 पे ये पहुंचा है। अगर हमारा 31 तारीख को देखा जाए, अगर ये 9:45 पर पहुंचता तो कितना घंटा हो जाता बताइए। हमारा हो जाता है इसमें, देखिए दूसरे दिन हमारा पहुंच रहा है तो 24 घंटा हो जाता, लेकिन ये 9:45 पर नहीं पहुंचा दोस्तों। अब यहाँ से 7:15 मत निकालिए, अभी 7:15 मत निकालिए, यहाँ से देखिए आप इसको 9:45 जगह पर 6:45 कर सकते हैं। अगर ये 6:45 पर पहुंचता तो दोस्तों 3 घंटे पहले पहुंचता, तो 24 में से 3 घंटे और घटा लीजिए। ठीक है, तो कितने घंटा हो जाएगा, 21 घंटा हो जाएगा। इतना तक समझ में आया भैया। 30 तारीख को 9:45 से 31 तारीख तक 9:45, तो हमारा कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। और देखिए अगर ये 6:45 पे पहुंचता, 9:45 6:45 पहुंचता तो हमारा कितना घंटा होता, 21 घंटा होता। ठीक है, लेकिन देखिए 6:45 से 7:15 के बीच में अगर देखेंगे तो आधा घंटा समय और लगता है, तो 21 घंटा 30 मिनट के आसपास समय इसको लग गया हमारा, मतलब 21.5 घंटा, 21 सही 1/2 घंटे में ये हमारा कहाँ पहुँचा है, मडगांव से नागरकोइल पहुँचा है। चलो अब देखो हमारा क्या है, दूरी दिया है 1140 बटे हमारा 21.5 कर देंगे तो काट देंगे, जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका आप लोग अगर हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने के बाद जो आंसर आ जाएगा आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए एक जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है, या टिन है। दोस्तों जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं एक खेती को टिन में बांट करके करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। दूसरा देखिए वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तीसरा देखिए यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। आगे देखिए चौथा ऑप्शन कि वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 × 100 मीटर हैं। तो अगर हमारा देखा इसका पहला आंसर हो जाएगा कि यहाँ जमीन को इस हिसाब से बांटा जाता है कि एक टिन होता है, एक टिन में आदमी जितना बीज बोएगा उतना जमीन लेगा। तो आप जो है सब लोग बांट के अपना ले लेते हैं, और इससे क्या होता है किसी का झगड़ा नहीं होता और आसानी से जमीन का बंटवारा हो जाता है। चलिए आगे हमारा देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा उत्मस्त क्वेश्चन है। लिखा है आप x पर स्थित है और आपका विद्यालय y पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे दिया है आपके घर और आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यहाँ तक भी आप कोई बात नहीं है। अतः आप पहले a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में है। x मान लो अगर यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर, तो x के ठीक उत्तर यहाँ हो जाएगा।
आप लोग को पता ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कितना होता है। उत्तर में आप 30 मीटर चल गए। चलो दिया है कि ए के ठीक 30 मीटर उत्तर पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है। ए के ठीक पश्चिम में यहाँ पर बी है और ये दूरी 40 मीटर है। चलो आगे दे दिया गया है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर है। यहाँ पर जाते हैं सी पर जो हमारा यहाँ पर 30 मीटर की दूरी दिया है यहाँ सी से। आगे दे दिया है ठीक है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो ठीक सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है। यहाँ पर वाई विद्यालय है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, 40 मीटर है। दिया है आपके विद्यालय के सापेक्ष या विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। यहाँ विद्यालय से देख लो भैया, इससे में यहाँ डायरेक्शन बना लो। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हमारा क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप लोग डिस्टेंस डायरेक्शन इस प्रकार से बना करके लास्ट में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ऐसे रहेगा डायरेक्शन, तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व के बीच में हमारा दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा 30 नंबर हो गया खत्म पर्यावरण का। अब हम चलते हैं, पहले करते हैं अपना हिंदी। अब हिंदी के लिए हम करेंगे, हिंदी हमारा पहले लैंग्वेज लेते हैं हम लोग, तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो अब देखिए हमारा हिंदी है यहाँ पर पहली भाषा। अब हिंदी में दिया है एक पैसेज से पहले हमारा क्या दिया है, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए दिया है विद्यार्थी। देखिए बहुत से लोग गलती करते हैं, गलती आप लोग मत करिएगा। आप लोग के एडमिट कार्ड में जो भाषा नंबर 1 दिया है उसमें आपने हिंदी भाषा फर्स्ट लिया है तो हिंदी करिएगा, इंग्लिश फर्स्ट लिए हैं तो इंग्लिश करिएगा, संस्कृत फर्स्ट लिए हैं, उर्दू जो भी भाषा फर्स्ट लिए हैं उसको फर्स्ट में करिएगा। इसके बाद जो भाषा आप सेकंड में लिए उसको सेकंड में करिएगा। ठीक, यहाँ देखिए दिया गया महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट को हिंदी विकल्प चुना है। आप लोग देखिएगा बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, जो सीटेट पहली बार देखने जाते हैं ना उनको समझ में नहीं आता है कि हमको ये वाली हिंदी करनी है, क्योंकि 2 हिंदी देता है, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड वाली। कुछ लोग दोनों करके चले जाते हैं, कुछ लोग एक भी नहीं करते हैं, उनका पेपर ही गलत हो जाता है, आया हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती लोग कर देते हैं। तो देखिए हमको एक पैसे दिया है, अगर पैसे देखा जाए तो हमारा पढ़ लेते हैं क्या है कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा का सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं करेंगे। दुख ही मिश्रित है इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परम हित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में भी अमर हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। आगे देख लीजिए हमारा है कि निम्नलिखित मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या है कि इस प्रकार मानव जीवन का उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तारण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। दोस्तों अगर देखिए इस पैसेज को पढ़ने का एक तरीका है, अगर आपको पैसेज पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आया, मान लो हम पैसेज पूरा पढ़ लिए, हमको नील बट्टे सन्नाटा समझ में आया, तो एक काम आप ये करिएगा
कि जो जो क्वेश्चन दिया है तब अगर पैसेज आपको लगता है कि हमको पैसेज पढ़ने पर समझ में नहीं आता, जैसे हमने पैसेज पढ़ लिया तो हमको पैसेज समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है, हम पूरे क्वेश्चन का आंसर दे लाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं और आपके पैसेज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये काम करिएगा कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन से आप लोग वहाँ पर आंसर खोजिएगा। जैसे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते हैं। तो मनुष्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ये खा वाला हमारा सही जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए, सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो देखिए इसमें सद उपसर्ग है, इसमें सद उपसर्ग है, सद उपसर्ग है, इसमें भी सद उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर सत्य में वादी प्रत्यय लगाती है, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर देखिए हमारा आगे देखा जाए 93 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है? निस्वार्थ शब्द का विपरीत क्या होगा बताइए? अरे भैया स्वार्थी होगा, सबको पता है। ठीक है, आगे देखा जाए 94 नंबर क्वेश्चन है कि पठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना है? आध्यात्मिकता का हमारा बताना, इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और मतलब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो आदि धन इक धन ता हमारा क्या है, अब आदि जो है उपसर्ग है, इक जो है प्रत्यय है, और ता जो है प्रत्यय है। ठीक है, इसका आंसर मालूम हो गया आपको। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, कैसे लोग भैया, जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, या धरती पर अस्थायी रूप से नहीं है, या आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य जीवन की में अमूल्य माना जीवन में श्रेय शिक्षक रहे। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया देखते हैं हमारा 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो भौतिक संसार की तुच्छता को, या भौतिक संसार की नश्वरता को, या भावनाओं पर नियंत्रण को, या हमारा निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो अगर देखेंगे इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर की नाश्वरता को हमारा कठोर सत्य कहा गया है। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा इसको। अगर आपको ऐसा लग रहा है खोजने पर आंसर नहीं आता है, तो आप लोग पढ़िए, पढ़ करके एक क्वेश्चन पढ़िएगा और खोजने की कोशिश करिए, उसको भी हम एक दिन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे देखिए, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो अगर निर्बल भावनाओं पर विजय पाना है तो क्या करना है? पहला देखिए, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। तो अगर देखेंगे इसका हमारा क्या हो जाएगी, अच्छे कर्म से लिए हमारा अमर हो जाना। अगर पैसेज पढ़े होंगे सही से तो आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, हमारा जीवन सदा के लिए प्रेरणा बन सकता है कब? जब हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तब। इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, धर्म आचरण का उद्देश्य क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। हमारा यही तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन से 105 नंबर क्वेश्चन तक क्या कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए, क्या दिया है आपको, काव्यांश पढ़ना है। लिखा है, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफाने हमने, पद तले से आज झुके कुछ टकरा कर, तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपने अगणित कोमल धागों से। आगे देखिए क्या कहा गया है कि जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वदन के बसिंदे, हर चरण हमारा है बादल। अब देखिए इसका हमारा आंसर देना है क्या है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने, पद तले से। कथन में तूफान का मानव क्या है? तूफान का मानव हमारा क्या है? कठिनाइयाँ हमारे ऊपर बहुत ढेर सारी आई हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंडमान से कश्मीर है भारत, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर देखा जाएगा कि अंडमान से
कश्मीर तक भारत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के बीच में जो दूरी दिखाते हैं तो हमारा दूरी बहुत ज़्यादा है। चलो आगे देखिए हमारा क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम भारतीय जिधर भी कदम बढ़ाते हैं, अब एक देखिए एकदम आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, बताइए। हम भारतीय जिधर भी कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर मंगल कार्य हो जाते हैं, शुभ कार्य हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया था कहीं से, देखिए आपको बताते हैं, यहीं पर हमको लिखा था, हाँ देखिए, हो गई उधर भूमंगल, या जिस ओर बढ़ाए हमने पग हो गई उधर भूमंगल, तो शुभ कार्य हो जाते हैं। पैर का समानार्थी नहीं है, नहीं है पूछा गया है, नहीं है, पग हो जाएगा, पद हो जाएगा, चरण हो जाएगा, नौ नहीं है तो नौ हमारा सही आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीय हैं भाई, इसीलिए भारतीयों में एकता है। चलो भैया आगे देखते हैं, हमारा 105 नंबर क्वेश्चन क्या है। समास की दृष्टि से शेष शब्द में भिन्न है, रहन सहन, द्वंद्व समास, खान पान, द्वंद्व समास, मिलना जुलना, द्वंद्व समास, लेकिन अपनी अपनी देखेंगे तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा इसका अलग आंसर, ठीक है। आगे देखो 106 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निर्देश ऊपर पढ़ लीजिए। निर्देश आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, निर्देश अगर नहीं पढ़े तो आप क्वेश्चन का कुछ भी आंसर दे लेंगे। दिखा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, सबसे उचित विकल्प का चयन कर, जो सबसे एकदम बेस्ट विकल्प आता है उसी का चयन करना है। तो पैडागोजी में देखते हैं आपको सभी आंसर सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें चूज करना पड़ता है कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर किसे देंगे? जांच सूची में, प्रश्नावली में, पोर्टफोलियो में, या लिखित परीक्षा में? तो अगर हम देखें तो प्राथमिक अच्छा स्तर पर भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे हम पोर्टफोलियो में, ठीक है। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया में गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान और अर्थ। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा अर्थ हो जाएगा, और अगर हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ का अर्थ ही नहीं समझ में आया तो हमारा क्या उसका मतलब हुआ? पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। अगर लिखना सिखाना है, देखिए सिखाना, लिखना सिखाना है, तो अगर लिखना सिखाना है तो इसके बारे में देखा जाएगा तो बच्चे तो लिखना सीख जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कब वो अच्छा लिखेंगे? जब वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ले जाएंगे तब उनके लिखना हमारा अच्छा माना जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं? प्राचीन प्रसिद्ध रचनाएं, विभिन्न भाषा के विभिन्न रंगतें, या भाषा के विभिन्न गद्य साहित्य, या प्रसिद्ध लेखक? अब देखा जाए तो सभी आंसर हमारे सही हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के आधार पर देखा जाएगा तो भाषा की विभिन्न रंगतें, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके दृष्टि से। चलो 110 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या किया जाना? स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व देना चाहना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कि हमारा स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, और संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो भैया भाषा सीख, मान लीजिए आपको जो है इंग्लिश बोलने सीखना है, तो आपके अगर सभी दोस्त आपके अगर इंग्लिश बोलने लगे तो आप भी धीरे धीरे उन्हीं को देखा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो भाषा सीखने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि संचार माध्यमों का प्रयोग करना, मतलब जितना आप उनको माध्यम में ले जाएंगे, उसी माध्यम में, उसी माहौल में ले जाएंगे, तो बच्चे भाषा आराम से सीख लेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ देखिए ना, कौन सा सही नहीं है। देखिए भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, निगेटिव सेंटेंस पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि आप बोर हो गए हैं देखते देखते, वीडियो को पॉज करके कुछ समय के लिए टहल लीजिए, इसके बाद आप वीडियो देखिए। 3-4 पार्ट में करके देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अगर जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उस पूरे पेपर को आप पढ़ लेते हैं तो आप 100 नंबर आराम से स्कोर कर ले जाएंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों, मेरा दावा है। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों के भाषा में प्रयोग होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है?
कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या हमारा देखिए कि भाषा का अर्थ है ज्ञान, भाषा का अर्थ ज्ञान, भाषा अज्ञानता है। दूसरा, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, या त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, या त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया को का एक पड़ाव है। तो अगर देखेंगे तो ये हमारा हाँ पड़ाव भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। और दिया कौन सा उचित नहीं है, जो उचित नहीं मतलब दोस्तों जो ऑप्शन गलत है उसी के बारे में पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी का अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी पर हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में समझाइए, ये हमारा इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर देखिए आगे 115 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, या जन्मजात होती है? तो भैया एनसीएफ 2005 हमारा कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनको माहौल अगर आप दे देंगे तो उनके अंदर भाषा सीखने की क्षमता, सब कुछ सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बस उनको आप उस प्रकार से माहौल दे देंगे तो वो बच्चे सीख जाएंगे। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक बर्तनी। तो शुद्ध उच्चारण करना हमारा क्या हो जाएगा, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए शुद्ध उच्चारण तो हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि जब बच्चे बातचीत करना सीख जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब भाषा जल्दी से सीख लेंगे, किसी से बात करेंगे तो भाषा को जल्दी से सीख लें। जैसे आपको भी अंग्रेजी सीखना तो किसी से बात करना सीखेंगे, धीरे धीरे आप सीख ले जाएंगे। ऐसे देखिए हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। सीखने सिखाने का क्या अर्थ है कि भाषा का भावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या वर्णमाला लिखना। तो हमारा क्या हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग हमारा क्या है, ये भाषा सिखाने का अर्थ हमारा इसका होना चाहिए। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, किसका कथन है? यार ये हमारा किसका कथन है, वाइगोत्स्की का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? वाइगोत्स्की रहने वाले थे, रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। और इनका सिद्धांत है कि जो भी बच्चा हमारा सीखता है वो समाज में अंतःक्रिया करके समाज में सीखता है। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो भैया 119 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या है भैया प्राथमिक स्तर पर, मतलब शुरुआती भाषा में बच्चे किस प्रकार से भाषा अच्छे से सीख लेंगे? बाल साहित्य को पढ़ेंगे तो बच्चे आराम से भाषा बोलना सीख जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, सीखना मतलब क्या होता है और अर्जित करना मतलब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? लास्ट क्वेश्चन हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा कि भाषा परिवेश। अगर भाषा परिवेश में रहेंगे तो आप भाषा को सीखेंगे नहीं दोस्तों, वहाँ पर अर्जित कर लेंगे। अर्जित मतलब क्या कर लेंगे, किसी से कोई भाषा, मतलब मान लीजिए हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो आप हमसे सीख नहीं ले, हमसे हमारा सेम टू सेम आप कॉपी कर लिए तो अर्जित कर लिए। लेकिन सीखना क्या होगा, उसका एक बेस टू आप किताबी भाषा को ग्रामर से लेकर के, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं ना तो इंग्लिश कैसे सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, फिर बोलना धीरे धीरे सीखते हैं तो होता है। और अर्जित मतलब क्या होता है, अगर जैसा कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है आप उससे धीरे धीरे इंग्लिश सीख लिए तो वो हमारा हो जाता है अर्जित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया हमारा ये खत्म हुआ, अब चलते हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 121 to 150 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ओनली। तो भैया आप देखो ये पैसेज दिया है खूब बड़ा सा, ठीक है। तो इंग्लिश में दोस्तों आप लोग इसको पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं सीधा सीधा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए इस पैसेज को आप पढ़िएगा, यहाँ से देखिए ये पैसेज आपका है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए धीरे धीरे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए,
इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हमने पैसेज पढ़ लिया है, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन ट्राइबल एरियाज वेयर एवरी हाई इन द पोस्ट। ठीक है, तो क्या ये सही है, ये हमारा सही है या गलत है? ये अगर देखा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, पैसेज के आधार पर। आगे देखा जाए, परमिला एंड हर कलेजियस आर रेंडरिंग इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू ट्राइबल वुमेन। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, हमारा ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देख पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू रिमोटेस्ट एज यूज्ड इन पैसेज। तो रिमोटेस्ट की सिमिलर मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फारदेस्ट। इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू ट्रस्ट एज यूज्ड इन पैसेज। ठीक है, तो इस पैसेज में जो ट्रस्ट यूज किया गया उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। 123 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा डिस्ट्रस्ट। आप लोग जानते हैं ट्रस्ट का उल्टा क्या हो जाता है, डिस्ट्रस्ट। आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा गया है, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम बिकॉज, वह एग्जाम को पास नहीं कर सका, बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो जो हमारा यहाँ पर लाइन खींची गई है, क्या लिखा गया, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, गिवन एवब। तो हमारा इसका अंडरलाइन जो किया गया है उसका हमारा बताना इसमें क्या है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या नाउन क्लॉज है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो बताइए, तो हमारा 124 नंबर आंसर का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंट एरर। मतलब इस पार्ट में किस में एरर है, लिखा गया है कि द सडन राइज, पहला हमारा ए वाला है। बी वाला देखिए, एंड फॉल द प्राइसेस। ठीक है, बी वाला क्या है, एंड फॉल द प्राइसेस। तो एंड फॉल नहीं होता, एंड फेल द प्राइसेस हो सकता है, एंड फेल ऑफ प्राइसेस हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा यही गलत है। देखिए मेक ए बिजनेस, ये भी हमारा सही है। तो और देखिए डी वाला वेरी अनसर्टेन, ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही है। जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, इसका देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, इसका 125 का अगर देखा जाए तो हमारा ये नहीं सही, ये गलत नहीं होगा दोस्तों, ये होगा मेक ए बिजनेसेस। देखिए बिजनेसेस की BUSINESS, बिजनेस की स्पेलिंग हमारा गलत लिखा गया है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बिजनेस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा सी वाला आपको जो गलत होगा, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पर क्या लिखा गया, द जॉब ऑफ द ऑक्सिलरी नर्सेज इज फिजिकली चैलेंजिंग बिकॉज। ठीक है, क्या लिखा गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन, आर दे नॉट पेड एनी रिम्यूनरेशन फॉर दियर वर्क। आगे देखिए, हैव टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट्स एंड माउंटेन्स टू रीच आउट ऑफ पीपल, या आर नॉट किल्ड लाइक्ड बाय द पीपल whom they want to help। आगे देखिए, हैव टू फेस अपोजिट फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशनल हेलर्स। तो हमारा इन सब में चारों में से हमारा अगर 126 का देखा जाए तो हमारा जो इसमें सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू हैव टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स टू रीच आउट पीपल। ठीक है, आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कि आगे लिखा है द हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द ट्राइबल एरियाज। चलो तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला देखिए, राइज द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द ट्राइबल एरियाज, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अगर देखिए आगे हमारा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विथ एजुकेशन, प्रिवेंट डेथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये जो हमारा इसमें पैसेज में दिया गया है ये चाइल्ड बर्थ के बारे में ही दिया गया है, तो हमारा चाइल्ड बर्थ को कम कर सकते हैं। आगे देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि द ट्राइबल पीपुल ट्रस्ट द हेल्थ वर्कर बिकॉज are educated and soft spoken, help them settle their domestic disputes, belongs to their own community, help them to get employment। अगर हम 128 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा, belongs to their own community, उनके ही संप्रदाय के लोग रहेंगे,
क्या करते हैं वो लोग जो है ज़्यादा पर उसकी क्या करते हैं मतलब उन पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा देखा जाए, सिंस दे आर फ्रॉम दीज कम्युनिटी दे हैव बीन एबल टू क्रिएट ट्रस्ट इन दियर फैमिली इन द फैमिलीज एंड नेबर आर फार्मर हेल्थ केयर। चलो भैया आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारा है डायरेक्शंस, पढ़ लीजिए क्या लिखा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 129 to 135 चूजिंग अलॉन्ग विद द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। भैया इसको पढ़ना है, दिया है आपको, इसको पढ़ करके आंसर देना। दिया गया है, कैजन इन जापान मीन्स कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो pursuit more noble are important than and pursuit of self improvement as confuses सेट। दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पैसे थोड़ा लंबा है तो हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, हमने इसको पैसे को पूरा पढ़ लिया है। तो देखिए अगर 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को करना है तो क्या देखना है, दिया गया ऑल सक्सेसफुल पीपल कमिटेड टू कैजन। ठीक है, अब देखिए हमारा 31 नंबर का 129 नंबर का अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये सही है। दूसरा देखिए कि इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड इट विल सर्व एज वंडरफुली, तो हमारा देखेंगे तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो बोथ हमारा ए और बी का सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्या देखिए जाएगा क्या हो जाएगा, विच वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द ट्रेडमार्क यूजिंग पैसेज। तो ट्रेडमार्क मीन जानते हैं आप लोग, ब्रांड होता है, आप लोग बहुत पढ़े होंगे ब्रांड और ट्रेडमार्क के बारे में जानते होंगे। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडरफुल एज यूजिंग पैसेज, मतलब वंडरफुल जो हमारा पैसेज में यूज किया गया है उसका मीनिंग अपोजिट क्या होगा, अनरिमार्केबल उसका अपोजिट मीनिंग होगा। चलो भैया 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कुडंट एरर, कंटेंस एरर, मतलब इस हमारे सेंटेंस में किस में हमारा एरर है, तो किस में एरर है देखिए भैया, पहला सिंस टाइम इममेमोरियल, आगे द हिंदूज हैव बीन वर्शिपिंग द रिवर गंगा, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा 132 का पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कि क्यों दोस्तों इसमें क्यों गलत हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, देखिए अगर सही से देखा जाए कि इसमें क्या लिखा गया, द एरर इसमें फर्स्ट पार्ट में है क्योंकि द वर्ड सुपरफ्लोज, करेक्ट सेंटेंस इज सिंस इममेमोरियल, यहाँ हमारा सिंस टाइम हट जाएगा क्योंकि सिंस और टाइम हमारा हो जाएगा, 2 बार नहीं आता है तो ये टाइम हमारा हट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 133 का हमारा क्या सही होगा, 133 का हमारा देखा जाए तो हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन अटेन आवर फुल पोटेंशियल, द प्रॉपर एंड कैशलेस इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल एरियाज बाय सीकिंग द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ सक्सेसफुल पीपल बाय वर्किंग हार्ड ऑन आवर वीकनेस, आगे देखिए बाई पुटिंग इन ए लॉट ऑफ एफर्ट। आगे तो देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या होगा कि व्हाट इज द कॉमन एमंग द ग्रेट पीपल मेंशनड इन पैरा नंबर फर्स्ट, मतलब पैरा नंबर फर्स्ट में जो मेंशन किया गया है तो वो हमारा कौन सा सबसे कॉमन है। देखिए लिखा गया है, दे वर्क हार्ड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ डाउन ट्रोडन। आगे देखिए दूसरा, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल्स। आगे देखिए दे राइज एवरी टेम्परेचर। आगे देखिए लिखा गया चौथा वाला, दे इंस्पायर टू ऑल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद देम, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, दे ट्राइड टू देयर बेस्ट रियलाइज देयर गोल्स, वे अपने को बेस्ट दिखाने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट करते हैं। आगे देखिए 135 नंबर क्वेश्चन दिखा है, हाउ वी डू स्टैंड टू गेन व्हेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट, मतलब जब हमको बेस्ट करने के लिए कहा जाता है तो हम किस प्रकार से करते हैं या किस प्रकार से उसको प्राप्त करते हैं। इसका देखिए, वी राइज एंड एस्टिमेट of our friends, we able to overcome obstacles, we realized our full capability, we earn a name and wealth। तो इसका देखा जाएगा 3 वाला, तो अगर हमको अपना गोल अचीव करना है बेस्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, वी रियलाइज, हमको अपना फुल कैपेसिटी जब हम रियलाइज कर लेंगे तो हम किसी गोल को आराम से इसमें से अचीव कर लेंगे। आगे देखिए दिया गया है हमारा इंस्ट्रक्शन, पढ़ लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 136 150 बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस।
इसमें से सबसे जो बेस्ट आंसर है उनको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन फ्रॉम फ्रेजेज कंबाइंड टू फ्रॉम क्लॉज एंड क्लॉज ज्वाइन टू मेक सेंटेंस इन, मतलब बच्चे फ्रेज को जोड़ते हैं या क्लास को जोड़ते हैं तो क्या सीखते हैं, या मतलब वहाँ से क्या आप बच्चों को सीखने को मिलता है, किसके बारे में जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो जानते हैं हमारा क्या, सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। चलो अगर देखा जाए हमारा 137 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लैंग्वेज हैज डैश कांस्टेंट साउंड, कि लैंग्वेज के कांस्टेंट साउंड कितने होते हैं। तो बताइए लैंग्वेज कितने कांस्टेंट साउंड होते हैं दोस्तों, 34 हमारे 24 कांस्टेंट साउंड होते हैं लैंग्वेज के। आगे देखा जाए तो सॉरी दोस्तों, कॉन्सोनेंट हमको दिया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है कितने कॉन्सोनेंट साउंड, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड में कितने कितने आते हैं, तो हमारे आते हैं टोटल, हमारे देखा जाए 137 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हो जाएगा 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों वैसे तो हमारे होते हैं 5 कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन 5 कॉन्सोनेंट में से सिर्फ 2 ए और यू को हमारा निकाल करके क्या होता है, सभी को हमारा ए ले लिया जाता है हमारा किसमें इसको हमको सबको कॉन्सोनेंट्स में ले लिया जाता है, तो हमारा 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन ए मल्टी लिंगुअल कंट्री, क्या हो जाएगा, ए फॉरेन लैंग्वेज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड एसोसिएटिव लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज। हमारा क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड वाला। आगे देखिए हमारा 39 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या हो जाएगा, ए टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रिवेंट देयर व्यूज ऑन सर्व एनवायरनमेंट। चलो students are free to plan and present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as in when required. Which approach methods follows the class? Structural approach, natural approach, deductive approach या constructive approach। तो मतलब जैसे क्या है कि बच्चे जो है इन्वायरमेंट को मतलब से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कि हमारे शिक्षक ने बच्चों को कई ग्रुप में बांट दिया है, तो उस ग्रुप में बांटने के बाद बच्चे किस प्रकार का अप्रोच ले आएंगे, सभी छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे तो किस प्रकार का अप्रोच ले आएंगे दोस्तों, तो क्या पर ले आएंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट हमारा अप्रोच लेकर आएंगे वहाँ से। आगे देखिए 138 हमारा नंबर क्वेश्चन इधर ही था दोस्तों, छूट गया ये 137 कहाँ गया दोस्तों, हाँ 139 हो गया दोस्तों, तो 140 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ 140 ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, ए टीचर इज क्लास 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, today let's have fun and read those books for our pleasure. This reading is called, ये रीडिंग क्या कहलाती है पोस्ट रीडिंग, इंटेंटिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, प्री रीडिंग। मतलब एक कक्षा 4 का बच्चा था, उसने किताब खरीदा, कुछ इंटरेस्टिंग किताब खरीदा और सबको बांट दिया और कहा कि आज हम लोग बहुत फन करेंगे। तो ये हमारी रीडिंग क्या कहलाती है, हमारी रीडिंग कहलाती है एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है 141 नंबर क्वेश्चन है, ए टू कंप्लीट 1/2 मतलब 2.5 साल का ईयर ओल्ड चाइल्ड पिक्स अप हिज सिबलिंग बुक एंड लुकिंग एट पिक्चर्स टेल्स ए स्टोरी द चाइल्ड। मतलब क्या है, एक 2.5 साल का बच्चा है तो वो अपनी बहन की किताब ले लेता है और उसमें जो पिक्चर दिया है उस पिक्चर को देख करके वो अपने से स्टोरी बनाता है। तो उससे बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो उससे बच्चे में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है इमरजेंट रीडिंग का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, वह इमरजेंट रीडिंग वह बच्चा कर रहा है। आगे देखिए, ये टीचर ऑफ क्लास 3rd फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन्स देम ओरली देयर लर्निंग स्टाइल इज। मतलब क्या है कि एक हमारा क्लास टीचर हैं, वो मतलब उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम ओरली कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे जो है आराम से सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, विजुअल, कनेस्थेटिक, एस्थेटिक या ऑडिटरी।
तो 142 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडिटरी। मतलब क्या होता है? ऑडियो, मतलब अगर किसी को बोल के समझा रहे हो तो ऑडियो हो जाता है। चलो हमारा 143 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या है कि ए टीचर आस्क, एक टीचर ने पूछा द स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम फॉर द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आउन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरेचर लेवल। मतलब टीचर ने कहा कि उसको पढ़ो और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट करो, ठीक है। विच सब स्किल इज प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, मतलब वहाँ टीचरों बच्चों में कौन सी सब स्किल को डेवलपमेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रिडिकेटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए हमारा क्या है इन्फेरिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड समराइजिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ पैराफ्रेजिंग। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका हो जाएगा क्या? इन्फेरिंग। आगे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन एनवायरमेंट रोल बिकॉज स्टोरीज यूज एज स्ट्रक्चरल ऑफ ग्रामर हेल्प द, मतलब ये इसका मतलब ये है कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग किया जाता है। तो स्टोरी टेलिंग से बच्चों का क्या फ़ायदा होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या होता भैया? द यूज मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प, भैया ग्रामर का हेल्प थोड़ी ना करोगे। प्रेजेंट लैंग्वेज एज होल ये हो सकता है। हेल्प द टीचर टू मेंटेन द क्लासरूम डिसिप्लिन या हेल्प टू टीचर, ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर द हॉनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड डिस्कशन विद स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी विद वाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी। मतलब लकड़, एक नहीं आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, वो लकड़ी काटने वाले के लकड़हारे के बारे में स्टोरी को पढ़ना था। लेकिन उसके पढ़ने से पहले जो है जो टीचर जो है बच्चों को ईमानदारी और ऑनेस्टी के बारे में बताना चाहती हैं। तो ये ऑनेस्टी बारे में बताने के लिए टीचर कौन सी एक्टिविटी करवाएंगी, इसका हमको आंसर आपको बताना है। इसका कौन सी एक्टिविटी होगा? देखिए एक्टिव स्टूडेंट्स स्किल, एक्टिव स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड यूसेज, एक्टिव स्टूडेंट्स अटेंशन। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्या? एक्टिव स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। चलो आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द चाइल्ड गॉट एडमिशन इन ए न्यू स्कूल द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। शी इज ए क्या? बाई लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, मोनोलैंग्वेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो वो क्या करती है? मल्टी लैंग्वेज हमारा है कि बहुत सी भाषाएं को बोलती हैं। आगे देखिए हमारा क्या है नंबर क्वेश्चन कि ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एक कक्षा 5 का स्टूडेंट है, रीडिंग ए चैप्टर एंड फाइंड सम डिफिकल्टीज, मतलब चैप्टर को पढ़ता है उसको डिफिकल्टी मिलती है। एंड अनफेमिलियर वर्ड्स आर नॉट एबल टू गेट मीनिंग दोज वर्ड्स शुड, मतलब कुछ वर्ड हैं जो मतलब अनफेमिलियर होते हैं, उनको मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो उसको क्या करना चाहिए? इग्नोर आर स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, उस वर्ड को इग्नोर कर दो और रीडिंग को करते रहो। आगे देखिए सजेस्ट द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जो है मीनिंग को मीनिंग उसका सजेस्ट करो कॉन्टेक्स्ट के पर्पज पर, कंटेंट पर, या आस्क हिज क्लाइमेट एवरी टाइम टू हेल्प, या आस्क द टीचर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? गेस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के उस कहानी के पर्पज से अगर आप मीनिंग आप समझोगे तो आराम से समझ ले जाओगे। आगे देखिए हमारा है कि ए टीचर ऑफ क्लास 5th विशेज टू टीच ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम सिलेबस शुड उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब क्या है कि एक हमारा टीचर ऑफ क्लास 5th विशेष इच्छा किया टू टीच, पढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए सूझा जो सिलेबस में है, तो वो क्या करेगी? आपको आंसर देखना है। तो पहला देखिए नॉट टीच ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड डिवाइड इट, ये गलत हो जाएगा। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा हमारा देख लेते हैं यूज ग्रामर गेम विद ए फोकस ऑन दियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सही हो सकता है। देख लेते हैं आगे आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज रूल्स, मेमोराइज नहीं करवाना था, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट से एक क्वेश्चन कम। तो देखते हैं हमारा है एज नोम चोम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर किसी न किसी चैप्टर में पूछ ले जाते हैं। दिया है नोम चोम्स्की थियरी
द रोल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड हेल्प, मतलब चॉम्स्की जो जानते हैं आप लोग, भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। तो किस क्या है देखिए, पहला देखिए 149 नंबर क्वेश्चन में क्या हमारा है। हाँ दोस्तों इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या, इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन गलत मत करिएगा। आगे देखिए 149 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर देख लीजिए क्या है कि कम्युनिकेट एक्टिविटी इन सेकेंड स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहिए दोस्तों। आगे देखिए दूसरा देखिए जनरेट ग्रामर रूल्स। आगे देखिए इमिटेट द लैंग्वेज स्पीकन बाय एडल्ट्स, लर्न सेकेंड लैंग्वेज एजली। तो 149 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जनरेट ग्रामर रूल्स, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। लिखा गया है हमारा कि इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, दे यूज फर्स्ट लैंग्वेज इन द एवरी एस्पेक्ट इग्नोर इंग्लिश। दूसरा देखिए एज ए टीचर यू वुड लाइक टू गिव ए लिस्ट इंग्लिश वर्ड्स ऑन वेरी फर्स्ट डे। आगे देखिए तीसरा कम टू स्कूल विद ए ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड दियर मदर टंग एक्ट्स लाइक ए रिसोर्सेज इन लर्निंग इंग्लिश। आगे देखिए चौथा हमारा है चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज ए हर्डल इन इंग्लिश इन लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश। हमारा इसका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जो 7 जुलाई 2019 में आए हुए पेपर थे उसका पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया। दोस्तों 150 क्वेश्चन डिस्कशन करना रहता है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन का जो है विकल्प हो सकता है, कहीं बी की जगह पर हम डी बता देते हैं। वो जल्दी में होता है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है थोड़ा सा, कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता, तो वैसे भी अगर लगातार आप 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ाते रहेंगे तो थोड़ा सा माइंड जो है, अब क्योंकि आप ऑप्शनली क्वेश्चन है, थ्योरी बताना नहीं, कुछ चीज़ें रहती है उसमें आगे पीछे हो जाता है, बी का डी, डी का बी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर गलत लगे आपको, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत हमने बता दिया है, तो ये इस नंबर पर आप लोग तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम बताएंगे कि क्वेश्चन गलत है या नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कोई ऑप्शन गलत बता दिया है तो आप लोग इस पर कमेंट करिएगा, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों और इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगी वीडियो इसका। और दोस्तों आपको एक काम ही करना है, तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को पूरा देखा हो तो 150 क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग क्या करिएगा, पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पेपर को डाउनलोड करने के बाद क्या करिए कि इस पूरे 150 क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से प्रैक्टिस करिए। अपने से प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, 120 क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसे से पूरे अगर पेपर को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट कर देना, और दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि जो लोग जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी तैयारी अच्छे से शुरू करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।